डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक लीडरशिप पोजीशन पर आप बैठे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के बाद लीडरशिप का कौन सा लेसन्स आपने ऐसा लर्न किया है जो कि आज भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लोग समझ नहीं पाते हैं। अ, अगर मैं इसको बोलूं कि एक तो व्हेन यू कम एट द लीडरशिप पोजीशन तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट विद द ओनरशिप। करेक्ट। इस पोजीशन में आने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा भी आपका है और ख़राब भी आपका है। एंड ऑलवेज बिकॉज आप लीडर हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको फेलियर्स भी फेलियर्स मिलेंगे। भी मिलेंगे। लेकिन फेलियर्स आपको ये नहीं है कि फेलियर से भाग जाना है, डर जाना है, लेकिन फेलियर ही आपको एक ऐसा मजबूती भी देते हैं, एक लर्निंग ऐसी देते हैं कि जिसके थ्रू आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज ऐसा कहता हूँ कि एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर responsibility is the one thing which by the virtue of your experience and your knowledge, uh, that responsibility is we should able to handle it and we should able to do about that. So यही एक इसकी मेरे ख्याल से मेन थिंग है। इस पोजीशन में आने के बाद कंपनी की ग्रोथ कराना, कंपनी के साथ आगे बढ़ना और एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना। हम्म। सर कोई एक ऐसा डिसीजन आपको आज भी याद है कि जो आपने अपने करियर की जर्नी में कोई आपने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसको ये तो पता था कि ये डिसीजन मैंने ले तो लिया है बट कहीं ना कहीं मेरे करियर पे वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, कोई ऐसी कोई एक लर्निंग शेयर कर सकते हैं आप? कोई एक ऐसे डिसीजन सो दैट कि माय व्यूअर्स कैन लर्न समथिंग। मैं आपको अभी लेटेस्ट का ही एग्जाम्पल देता हूँ। लेटेस्ट कंपनी का 28 साल के कैरियर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई होंगी, लेकिन मैं जो मुझे रिसेंट अभी याद आ रहा है वो एक ऐसी चीज़ है कि जब मैं इस सुजुकी में आया, इस सुजुकी में जब मैंने काम करना शुरू किया तो एक तरीका ऐसा होता था कि एक ही आदमी सब चीज़ों को हैंडल करे। वो चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, सब कुछ उसी तरीके से एक ही आदमी करे। बट मुझे ऐसा लगा, मेरे एक्सपीरियंस है कि काम को देखते हुए एक आदमी के साथ में इतना सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरा अपना वर्चू ये कहता है कि मैं इन दोनों को अलग अलग करके चलूँ, अलग तरीके से डेवलपमेंट को हैंडल करूँ, अलग तरीके से सप्लाई चेन को हैंडल करूँ। मुझे नहीं मालूम था कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लोग ये भी हो सकता है कि ये भी होता है कि डेवलपमेंट और चीज़ों को अलग करने से नॉइज़ बढ़ जाए, करेक्ट। चीज़ें टाइमली नहीं हो। लेकिन मुझे शायद मेरे एक सीनियर जापानीज का सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे एक अच्छी बात उस समय ये बताई, जब मैं उस चेंज को करना चाहता था। उन्होंने मुझे एक अच्छी बात ये बोली कि जब तक कोई चीज़ खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो सही रास्ता था या गलत था। और जापानीज में एक ये बोलते भी हैं, कहावत है, मैं जापानीज लैंग्वेज यहाँ यूज करूँगा, यात्ते मिनाई तो इकेनाई। तो होता क्या है कि जब तक आप कोई चीज़ पे ट्राई ना करें आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आप राइट डायरेक्शन में गए या नहीं गए। सफलता मिली अच्छी बात है, असफलता मिली तो लर्निंग्स आपको मिली। लर्निंग मिली। करेक्ट। तो ये मैंने कुछ चेंजेस किए और बाय द वर्च्यू ऑफ एवरीथिंग वेंट इन द वेल, इन ए गुड वे। तो आज आप देखिए कि हमारी कंपनी आगे से आगे बढ़ी। जो वॉल्यूम्स हमारे लैक्स में थे आज हमने उसको डबल करके मिलियंस पहुंचा दिया। गाड़ी हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को दे पा रहे हैं। हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री में नंबर 1 है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन उस समय मुझे ऐसा लगा था कि शायद इन चीज़ों को सब लोग एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था अपने बट वो एक्सपीरियंस डिसीजन का आपने लिया और वो डिसीजन लिया और और एवरीथिंग फाइनली वो डिसीजन बिजनेस के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। फ्रूटफुल साबित हुआ। और आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसी वे में चलती है। क्या हुआ? सर जैसे कि आपने बताया कि आपके डिसीजंस कहीं ना कहीं बिजनेस की प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है सर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको मैन पावर की टीम की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट? तो मैं मैन पावर के बेस पे जानना चाहता हूँ सर, एक लॉयल एम्प्लॉय और एक यूजफुल एम्प्लॉय के बीच में आप कैसा डिफरेंस देखते हैं? हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट कि यार ये कौन बंदा मेरे लिए कौन सा काम पर? जब आप इंडस्ट्री में इतने साल काम कर लेते हैं तो आपको ह्यूमन को भी पढ़ने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मालूम पड़ जाता है इन ए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। पर्सनली हो सकता है नहीं मालूम पड़े, लेकिन प्रोफेशनली आप उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो इस इन्वायरमेंट में नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है
और इस इन्वायरमेंट में आपको लॉयल्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप कहाँ पे नॉलेज को रखें आगे और कहाँ पे आप लॉयल्टी को आगे रखें। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर मैटर ऐसे होते हैं जो कंप्लाइंसेस से रिलेटेड है, वहाँ लॉयल्टी ज़्यादा मैटर करती है। जहाँ पर आपको स्पीड ले जानी है, जहाँ ग्रोथ ले जानी है, वहाँ पर आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो नॉलेजेबल हैं, जो जिनमें वो यूजफुलनेस है, उनको आगे लाके दोनों रास्ते से लॉयल्टी को लॉयल्टी की तरह यूज करें और जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे आप स्पीड और ग्रोथ को अचीव करें। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस होता है लोगों को, जो लोग इंडस्ट्री में हैं और वो अपने हिसाब से इसको सही तरीके से यूज भी करते हैं। करेक्ट सर। एक टर्म्स यूज़ की जाती है इंडस्ट्री के अंदर कि कई बार ना बिजनेस जो होते हैं बेसिकली वो डेटास के बेस पे ड्रिवन होते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि विनीत मिश्रा सर अपनी लाइफ के जब डिसीजन लेते हैं बिजनेस के टर्म्स के अंदर, तो क्या वो डेटा बेस्ड होते हैं, इंस्टिंक्ट बेस्ड होते हैं, या फिर कंपनी के जो परसेप्शंस होते हैं लोगों के उसके बेस पे लेते हो आप? नहीं, मैं जनरली एक लॉजिकल मेरा माइंडसेट रहा है और मैं हमेशा कई सारे डिसीजन डाटा पे लेता हूँ। डाटा जो मुझे बताता है उसके हिसाब से वो मेरी डिसीजंस को हेल्प करता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मालूम है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से इस डिसीजंस पे ही जाना बेटर होगा। तो डाटा ज़रूर हेल्प करता है आपको। तो डाटा प्लस योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हेल्प्स दैट विच डायरेक्शन यू हैव टू चूज अबाउट दैट। तो बिना डाटा के तो चल पाना भी मुश्किल है। तो सर जैसा आपने बताया डेटा के बेस पे आप डिसीजन लेते हैं, बट हाउ डू यू वैलिडेट कि जो डेटा मेरे टेबल पे आ रहा है क्या वो करेक्ट है? आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को कि ग्राउंड लेवल की टीम जो आपकी काम कर रही है वो डेटा सही प्रेजेंट कर रही है? नहीं तो अब इतने साल काम करने के बाद डाटा क्या बन रहा है, किस तरह से निकल के आया है वो, ये भी आपको एक अच्छा तो मालूम मतलब होता आपको है। डेप्थ तक जानकारी होनी चाहिए तभी आप डेटा को वैलिडेट आप कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसा आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने रिप्लाई किया था कि आपकी लाखों से मिलियंस की सेल्स हुई हैं आपकी सुजुकी में, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जाहिर सी बात है सर वो एग्रेसिव टीम होगी आपके पास डेफिनेटली। तो कुछ उस जब टीम एग्रेशन के अंदर जब टीम आगे दौड़ती है एक नंबर्स को अचीव करने के लिए, उस दौड़ के अंदर कुछ लॉयल और बड़े मतलब शरीफ टाइप के लोग भी रहते हैं। तो क्या जब शरीफ टाइप के लोग, अगर मैं बोलूँ लाइक नाइस लीडर जिसको हम बोलते हैं, नाइस पर्सनैलिटी, क्या वो उन अग्रेशन लोगों के साथ दौड़ सकते हैं उस स्पीड के साथ? और अगर जब नहीं दौड़ पाते तो आप कैसे डिसीजन लेते हो कि अब मेरे को और जिस स्पीड में भागना है, क्या मेरे को नाइस लोगों की जरूरत पड़ेगी या केवल एग्रेसिव लोग रखने हैं उस नंबर को अचीव करने के लिए? मैं थोड़ा सा इसको ऐसे समझता हूँ जी। कि हर तरह की जब ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें हर तरह के लोग होते हैं, नाइस भी होते हैं, एग्रेशन भी होते हैं, कुछ हाई परफॉर्मेंस होते हैं, कुछ लो परफॉर्मर भी होते हैं। जी। लेकिन बेसिकली बिलीव ये होता है कि आप ऐसा कोई प्रोसेस सेट करें, रास्ता सेट करें, जिस रास्ते पे सब आके एक ही चीज को काम करने के लिए आगे आएं या कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने रास्ता सही फिक्स किया है और वो रोड मैप दिखा दिया है लोगों को काम करने के लिए, तो कुछ एग्रेशन वाले लोग, कुछ नॉर्मल लोग, उनको उस रास्ते पर डाल के काम आपका जो तरीका है करने का या जो आपको अचीव करना है वो आप अचीव कर पाते हो। तो अब उसमें से कई बार ऐसा होता है जो एग्रेशन वाले लोग हैं उनको एज ए लीडर कि जहाँ पर ज़रूरत है कि वो उसको रोज समझे, रिएक्ट करे, एक्शंस ले, वहाँ पर एग्रेशन वाले लोगों को उस जगह बैठाला जाता है। लेकिन रास्ता फिक्स, रास्ता सबके लिए बराबर है। एग्रेशन वाले लोग उस चेयर को लेते हैं जो थोड़े से नाइस हैं बट नॉट एज ए हाई परफॉर्मेंस, तो उनको एग्रेशन वाले लोगों के साथ में डाला जाता है कि जो उनको पुल कर सकें। मतलब मौका सबको देते हैं आप? मौका सबको, तभी ऑर्गेनाइजेशन चलती है और तभी सक्सेस मिलती है। करेक्ट। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ है, कोई आप ऐसा चीज़ बता सकते हैं कि एक्चुअल में लीडरशिप जो होती है कंपनी की, वो बातें तो हम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, एग्जाम्पल कि दिस हैज़ टू बी डन, दिस हैज़ टू बी डन, ये हो, बट कोई ऐसा चीज़ है लीडरशिप के अंदर जो आपने कभी देखी हो अपने करियर के अंदर कि फ्रंट पे तो कुछ और है लेकिन बैक साइड में कुछ और है, बिहाइंड द कर्टेन्स कुछ और है? ऐसा लीडरशिप में व्हेन यू वर्क विद द पीपल, फ्रंट में कई बार ऐसा होता है कि यस, यस सर, आई विल डू इट एंड आई एम डूइंग इट।
एंड बट व्हेन यू एक्चुअली फाइंड द फैक्ट, उस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस एक्यूरेसी से ये होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। कागज़ तो बन गए, लेकिन वो एक्यूरेट डाटा नहीं बनाया, और शायद जो चीज़ उस समय तक हो जानी चाहिए थी वैसे नहीं आई। और ऐसा अमूमन कई बार होता है, कई बार होता है, और वही उसी से आपको मालूम पड़ जाता है कि किस बंदे से किस तरीके से और कैसे काम लेना है। दीज आर द नेचुरल थिंग विच हैपन्स विद द इन द जनरल इन अ डेली इन्वायरमेंट ऑल्सो। सर मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब एक आदमी एक सीनियर पोजीशन पर जब आ जाता है ना, उसको सच बोलना एक जिम्मेदारी बन जाती है उसकी, एक प्रोफाइल पे जब अपने ऑनर्स को कोई डेटा प्रेजेंट आप करते हैं। तो व्हाट आई ट्रूली वांट टू अंडरस्टैंड कि जब एक पोजीशन पे आने के बाद जब आप एक फैक्ट्स पे बात करते हो, एक सच पे बात करते हो, और आपको पता है कि मैं अगर सच दिखा दूंगा तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एग्जाम्पल राइट। तो क्या सच वाकई में सच बोलना एक रिवॉर्डिंग स्टेज होती है क्या एक लीडरशिप के लिए, जब आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर आपकी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंजेस है, और आप सच प्रेजेंट कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कंपनी के अंदर। तो उस वक्त अगर सच बोलना सच में ही वाकई में जरूरी होता है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से सच बोलना ज़रूरी है, क्योंकि सच ही आपको राइट बताएगा कि क्या सिचुएशन ऐसी है। लेकिन सच के साथ साथ, सपोज करिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इन्फ्लेशन आता है मार्केट में, बिजनेस को आप जब कर रहे हैं तो हमेशा आपकी कॉस्ट नीचे जाएगी या आपका पार्ट प्राइस नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने कुछ एफर्ट किया, कॉस्ट नीचे भी गई, पार्ट का प्राइस कम भी हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन से कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। लेकिन आप ये कहें कि मैं वो इन्फ्लेशन को कहीं सरफेस में लाऊंगा नहीं और बताऊंगा नहीं, तो उससे क्या है कि खुद ही कहीं ना कहीं वो चीज़ डैमेज होगी फॉर द टेम्परेरी मोमेंट, और जब वो मालूम पड़ेगा तो हो सकता है तब तक डिसीजन बहुत लेट हो चुका हो। तो होता जनरली क्या है, जो अमूमन लीडर्स हैं वो उस सच को सामने लाते हैं, और सच को सामने लाने के बाद एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस भी निकलता है। उस सॉल्यूशंस के लिए हो सकता है किसी और लोगों की भी ज़रूरत पड़े, कि जो और ऑपरेशन के लोग हैं वो कैसे उसको कोऑपरेट करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। दूसरा एक रास्ता भी वो खोलता है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी आई है तो अब हमें क्या करना चाहिए, कस्टमर से बात क्या करनी चाहिए और इंटरनली क्या बात करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है बिना सच के आप बहुत लंबा नहीं चल नहीं चल पाए। सर ये लीडरशिप के अंदर जितने भी आपने नंबर्स की अगर बात किया कि आपने नंबर्स को गेम किया, चेंज किया अपने कंपनी को, एक सफलता की सीढ़ी पर आप लेके गए, कैसे आप लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करते हो, कैसे आपके डिसीजंस इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस के नंबर्स को। तो सर ये माइंडसेट बेसिकली एक्चुअल में आता कहाँ से है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। सर इंडिया की ऐसी कौन सी हैबिट है जो आज भी जापान के लोग अनसक्सेसफुल मानते हैं? सही आपने पूछा। जापान एक चीज़ के लिए बड़ा फेमस है, टाइम मैनेजमेंट। जापान में बुलेट ट्रेन चलती हैं, शिंकानसेन उसको बोलते हैं। सिंकान। शिंकानसेन ओके। जापान में, जो इंडिया में भी जी। मोदी जी लेके आ रहे हैं। तो आप उसको ये देखिए कि उसकी ब्यूटी ये है कि वो सेकंड्स को भी कंट्रोल करती है। अगर वो अनाउंसमेंट ये है कि इस टाइम पे वो ट्रेन आएगी, तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक वही एक जापान की सक्सेस है। इंडिया में इस चीज़ का एक मेजर ड्रॉबैक है कि टाइम को रिगार्ड देना, ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी क्या, काफ़ी मिसिंग है, बहुत मिसिंग है। बहुत मिसिंग है। और आई थिंक कई बार टाइम पे कोई चीज़ डिसीजंस ना होना या ना करना, वो इम्पेक्ट भी करता है। तो मैं जापान को मतलब ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि पहली चीज़ जापान में जो है, अगर किसी को पूरे वर्ल्ड में जापान से कुछ सीखना है तो वो टाइम है, हाउ टू मैनेज डिसिप्लिन पब्लिक में। सर इस ये और बता पाएंगे कि इंडिया के अंदर एक हसल का कल्चर है और जापान के अंदर एक साइलेंट प्रोफेक्शंस पे काम करती है। इंडिया में जुगाड़ चलता है, जापान के अंदर एक सिस्टम चलता है, वो काइजन पे बात करते हैं, वो कानबान पे बात करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, और ये इतना गैप क्यों है? जनरली काइजन को जनरली बोला जाता है कि न्यू चेंज। न्यू चेंजेस, ग्रेजुअली चेंजेस। हाँ, मतलब काई इज द न्यू एंड जेन इज द चेंज, न्यू चेंज, राइट। तो होता क्या है कि कोई चीज़ को बराबर उसी तरीके से करना, हो सकता है वो उतना एफिशिएंट ना हो, टेक्नोलॉजीज डे ऑन डे बढ़ती रहती हैं। तो न्यू चेंज एक हमेशा अच्छी चीज़ है कि कोई चीज़ को आप करें, देखें और उसको इम्प्रूव करें।
ये एक जनरल प्रोसेस है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी जगह पे भी। तो ये एक अच्छा जापान का एक मेथड है जो जापान से ही निकला है और लोग उसी को फॉलो करते हैं। अ, लेकिन इंडिया में एक जो आपने शब्द बोला जुगाड़, जी। ठीक है, ये चीज़ जापानी भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इंडिया अच्छा, में जुगाड़ भी जुगाड़ बहुत चलता अच्छा। है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ को करने में समय लगता है और वो समय आपको कई बार पीछे भी कर देता है। तो मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा कि हमेशा ही जुगाड़ को फॉलो करना चाहिए, बट जब जिसकी ज़रूरत पड़े, हम इंडिया में साम दंड भेद सब कहते हैं, है ना? जी। तो उस समय अगर जुगाड़ को भी लगाना पड़ता है कुछ करके, तो वो करना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप जिंदगी को या काम को जुगाड़ पे ही चलाते रहें। तो इंडिया की ये अपनी एक यूनिकनेस है जो हमारे जापानी भी समझते हैं कि इस काम को आप जुगाड़ के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको एज ए काइंड ऑफ बेनिफिट, अगर वो कोई चीज़ उससे टेम्परेरी बेनिफिट मिलता है तो यूज कर लेना चाहिए, लेकिन एक राइट प्रोसेस और एक राइट गाइडेंस के साथ में लंबे समय में चलने के लिए टू फॉलो सिस्टम। फॉलो सिस्टम। तो कोई एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाएंगे सर, जहाँ पे आपने अपने करियर के दौरान में कोई ऐसा सिस्टम आपने देखा, वो सिस्टम वहाँ पे फेल हो गया लेकिन जुगाड़ काम कर गया जापान में, ऐसा कुछ चीज़? हम्म। जी। तो अब इसको अगर मैं कहूँ कि जापान के अंदर जब तक मैं वहाँ रहा तो जनरली मैं उस कंट्री में था और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती थी कि मैं अपनी कंट्री से, इंडिया से आया हूँ तो मैं वो काम यहाँ पर वही करूँ जो जापान के कल्चर के हिसाब से रहे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने वहाँ पर ड्राइविंग सीखी। अच्छा। और मैंने, क्योंकि इंडिया से जब भी आप जाएंगे तो आपको लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जापान का ही लेना पड़ता है, अच्छा, वो कंपलसरी है। कंपलसरी है। और बिना जापानीज लाइसेंस के आप वहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। ओके। तो उस सिचुएशन में जब गाड़ी सीखनी थी, गाड़ी का मेरे को कई सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन वहाँ जाके वहाँ के रूल्स, वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ का जो लर्निंग का मैकेनिज्म था उसको अपने आप में उतारा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे नहीं आता है और ये लाइसेंस मिलने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार जापान में एक ट्रेंड है, जो एशिया कंट्री से लोग जाते हैं तो वहाँ पर 20-20 बार लग जाते हैं आपको टेस्ट देते हुए, लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, मैंने अपना काफ़ी जो, स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। बहुत स्ट्रिक्ट है। और तो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे भी 2 या 3 बार का ऐसा लगा कि चांस लग गए कि मुझे लाइसेंस मिलने में उतनी दिक्कत आई। लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़े बहुत मैं अपने जो मैंने सीखा है इंडिया से या जो मैं सीख के आया हूँ उन चीज़ों से, जो जापान का मेथड है, जापान के मेथड को मैं जल्दी अपनाऊं और उस हिसाब से। तो थोड़ा सा मुझे 4 या 5 बार लगे, लेकिन मैं 5th टाइम लाइसेंस लेने में सक्सेस भी हुआ। और उसका कुछ ऐसा भी था कि जो मेरी इंडिया इंटेलिजेंस थी, जितना मैंने इंडिया में गाड़ी चलाई हुई थी, तो उस हिसाब से मैंने उस चीज़ को मैनेज किया और लाइसेंस भी लिया। तो ऐसा कहा जाए कि बहुत ज़्यादा जुगाड़ मैंने वहाँ पर किया जापान में, तो शायद वो चीज़ सक्सेस नहीं होती। तो वहाँ के डिसिप्लिन के हिसाब से कंट्री की इमेज भी है, और हो सकता है जुगाड़ बेसिस से मैं कुछ चीज़ ट्राई करके करता, लेकिन वो कहीं ना कहीं डैमेज भी कर सकता था। तो जिस जगह जैसा है वैसा। और मैं यहाँ पर भी देखता हूँ जो जापानीज यहाँ पर आते हैं इंडिया में, वो थोड़े बहुत जुगाड़ को एक्सेप्ट कर सीख जाते हैं वो। सीख जाते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन यही जुगाड़ हाँ, कई बार जापान में नहीं एक्सेप्ट होता। नहीं चल पाता। सर, जापान में डिसिप्लिन एक सिस्टम का पार्ट है और इंडिया के अंदर ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल के ऊपर। तो ऐसा क्यों, और ये गैप है तो क्यों? हम यहाँ पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पे वो सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, ऐसा क्यों? डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस आता है। जी। अब भी हमारे पास भी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, वहाँ क्या है? सिर्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हमेशा ये कहता है गलत नहीं होगा, हम्म। ठीक है। इंडिविजुअल के बेसिस से आप गारंटी नहीं कर सकते कोई कि वो इंडिविजुअल सही रास्ते पे जा रहा है। तो जनरली डिसिप्लिन होने से एक ट्रेनिंग्स है, एक रास्ता तय है, एक फिक्स है, काम का तरीका है। तो उससे हमेशा एक जर्नी कॉन्फिडेंस के वे पे रहती है कि ये इसमें गलत होने के चांसेस कम है। इंडिविजुअल बेसिस पे इट इज़ लेफ्ट टू द पीपल
कि वो काम सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड यू टू वेट फॉर दैट। तो ऐसा मुझे लगता है।